हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक महेरा, नर्सिंग स्कॉलर। आज हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है और हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स के साथ में ये किस तरीके से एडजस्ट करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे सामने आता है बेसिक पार्ट विच इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट को हम समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आप जो कुछ भी देख सकते हो, जो कुछ भी महसूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हवा है जिससे आपको गर्मी या सर्दी का एहसास होता है, आप सांस ले पाते हैं। अर्थ का ग्रेविटी है जो आपको यहाँ पर रहने के लिए एक कंफर्टेबल माहौल तैयार करके देता है। आप सिंपली स्पेस में जाके नहीं रह सकते क्योंकि अर्थ इज द मोस्ट फेवरेबल प्लेस टू लिव बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी के साथ में आपके चारों ओर अलग अलग तरीके के लोग भी हैं। ये सारे के सारे लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपको खुश भी कर सकते हैं। यदि आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। यदि आप दुखी होते हैं तो आपकी बॉडी पर इसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और आप उनको पढ़ते भी हैं, परंतु यहाँ पर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को साइड में रखते हुए इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट के तौर पर देखते हैं। तो जब आप अपनी बुक्स को देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स को, तो इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में कहा गया है कि इंटरनल एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम पार्ट पानी से बना हुआ है और कंपैरेटिवली थोड़ा हिस्सा सॉलिड है। जब हम इसको और डिटेल में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी टोटल बॉडी वेट का 60% वो वाटर की वजह से है। इसके अलावा 40% है वो सॉलिड कंपार्टमेंट। इसको आप सिंपली इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपने पोटैटो चिप्स बनाई होंगी घर पर, तो 1 किलो आलू का आप पोटैटो चिप्स बनाने लगते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 200 ग्राम या 300 ग्राम पोटैटो चिप्स ही मिल पाती हैं। तो ये वेट कहाँ चला गया? एक्चुअली उसके अंदर पानी था जो कि इवेपोरेट हो गया। सिमिलरली हमारी बॉडी में से भी यदि इस पानी को निकाल दिया जाए तो हमारा वेट सिर्फ और सिर्फ 40% रह जाएगा। ये इंटरनल एनवायरनमेंट का बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हो गया वाटर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये पानी किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेटल्ड है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, करोड़ों सेल्स की बनी हुई है। इन सेल्स के अंदर भी पानी भरा हुआ है, इन सेल्स के बाहर भी पानी भरा हुआ है। ये कुछ इस तरीके की स्थिति है कि सेल्स हैं वो पानी के अंदर तैर रही हैं और इसमें कितना परसेंट सेल के अंदर पानी है, कितना परसेंट सेल के बाहर पानी है, इससे पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि पूरी बॉडी ही सेल्स की बनी हुई है और सेल्स बॉडी की बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इसी वजह से सेल के अंदर मैक्सिमम पानी रहता है और कुछ पानी इसको मैनेज करने के लिए बाहर रहता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब आप कोई स्वीट की दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर रसगुल्लों के एक थाल को देखते हैं जिसमें बहुत सारे रसगुल्ले चाशनी के अंदर पड़े हुए रहते हैं। आखिर में उनको चाशनी में डालने की क्यों जरूरत पड़ी? उनको बाहर भी रखा जा सकता था। यदि आप उनको बाहर रखते हैं तो थोड़े समय के बाद में वो खराब हो जाएंगे, पर चाशनी के अंदर डालने से उनका जो स्वीटनर है उसका एक्सचेंज बना रहेगा और वो थोड़ी देर में खराब होंगे। हमारी सेल्स के अंदर के पानी को एक्सचेंज करने के लिए थोड़ा बहुत पानी सेल के बाहर भी रहता है। सेल के अंदर भरे हुए पानी को हम इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के तौर पर समझ सकते हैं। ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टोटल 60% पानी का करीब करीब 40% ऑक्यूपाई करता है, यानी कि या इस 60% में से 40% सिर्फ सेल के अंदर है और बचा हुआ 20% सेल के बाहर है। तो सेल के अंदर तो आपको पता लग गया कि 40% वाटर है वो सेल के अंदर है, परंतु 20% जो पानी जो सेल के बाहर है या फिर बहुत सारी सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के भी अलग अलग लोकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो फ्लूइड है वो बहुत सारी सेल्स के बीच में, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, इस तरीके से अरेंज्ड हैं और इस अरेंजमेंट में सेल के अंदर पानी भरा हुआ है। इस सेल के अंदर भरे हुए पानी को आप
इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोल सकते हैं, जो करीब करीब 40% टोटल बॉडी फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है। इन बहुत सारी सेल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में भी पानी भरा हुआ है। ये वाला फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर आता है, क्योंकि ये वाला फ्लूइड है तो सेल के बाहर, ये बिटवीन सेल्स है, जो बीच में जो स्पेस है उसके बीच में भरा हुआ है। इसी वजह से इस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल देते हैं। ये जो फ्लूइड है ये करीब करीब 15% टोटल बॉडी फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है। एक तीसरा भी पार्ट होता है जहां पर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वो है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर भी फ्लूइड रहता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, और ये भी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। ये जो ब्लड है या ये जो फ्लूइड है ये भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का ही एक पार्ट है और टोटल बॉडी फ्लूइड के 5% को कंट्रीब्यूट करता है। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल बॉडी फ्लूइड का 5% सिर्फ ब्लड है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60% वैल्यू आती है, जो कि हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड का परसेंटेज कैलकुलेट करती है 60%। इसके अलावा कुछ फ्लूइड तीनों कंपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो फ्लूइड है ये कहीं तीसरी जगहों पर रहता है। इसमें मोस्टली हमारी कैविटीज हैं, जैसे कि इंट्राक्रेनियल कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, जॉइंट्स के बीच में कैविटीज हैं जिनको हम साइनोवियल कैविटीज बोलते हैं। इन सारी कैविटीज के अंदर भी कुछ अमाउंट में फ्लूइड रहता है जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। ये फ्लूइड क्योंकि बहुत कम अमाउंट में है, हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1% का वैल्यू दे देते। एक और चीज है, इस सारे के सारे कंपार्टमेंट में से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो सेल्स हैं। सेल्स यदि काम कर रही हैं तो हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है, यदि सेल काम नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। इस वजह से हमारी बॉडी में ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी सेल्स के अंदर भरा हुआ पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा सिमिलर रहें। तो इस पानी को, इसकी नेचर को एक जैसा बनाए रखने के लिए ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड काम करता है। क्लिनिकली हमारे पास में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम डायरेक्टली सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड को मैनेज कर सकते। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, आपकी सेल के अंदर यदि पानी खत्म हो गया है या कम हो गया है, तो आप डायरेक्टली निडल प्रिक करके और सेल के अंदर पानी नहीं डाल सकते। हमारे पास में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम सेल के अंदर भरे हुए पानी को मैनेज कर सकें, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है कि सेल के अंदर भरा हुआ पानी ठीक ठाक रहे, क्योंकि यदि ये ठीक रहेगा तो सेल ठीक रहेगी, सेल ठीक रहेगी तो बॉडी ठीक रहेगी। हमारे पास में इसका भी कोई तरीका नहीं है कि इस पानी के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएं। इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो इसके लिए फ्लूइड एक्सचेंज का सिस्टम काम करता है नेचुरली भी, और जब हम क्लिनिकल मैनेजमेंट में जाते हैं तब भी हम फ्लूइड को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो समझने के लिए आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस को इमेजिन करना पड़ेगा। आपको पता है कि कोई भी वैल्यू को, आपको कोई भी पेशेंट यदि हॉस्पिटल में जाता है तो यदि उसको फ्लूइड से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसको आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के तौर पर दिया जाता है। पर ये आईवी फ्लूइड या प्लाज्मा या कोई भी कंस्टिट्यूएंट यदि आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जा रही है तो उसका रूट क्या रहता है, उसका रूट रहता है ब्लड। आप यदि ओरली भी कुछ भी खाते हैं वो भी पहले ब्लड में जाता है, और जब हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब भी वो चीज़ ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, हर एक सेल को सप्लाई करता है, तो सबसे पहले जो भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं वो सबसे पहले जाता है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स से वो ट्रांसफ़र होता है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से जाता है वो सेल के अंदर। यदि सेल को कोई चीज़ बाहर निकालनी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को यदि बाहर निकालना है, बिकॉज सेल इज वर्किंग लाइक ए फैक्ट्री, तो यदि सेल को कोई भी चीज़ बॉडी से बाहर निकालनी है, सेल से बाहर निकालनी है, तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। सेल से पहले आएगा ये इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, और फिर उसके बाद में जाएगा ये ब्लड के अंदर वापस। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फ्लूइड एक्सचेंज का प्रोसेस कहते हैं।
इसको आप सिमिलरली उसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि एक थाल चाशनी का भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे गुलाब जामुन डले हुए हैं, परंतु हलवाई को यदि उन गुलाब जामुनों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके पास में कोई ऐसा मेथड नहीं है कि वो एक एक गुलाब जामुन को उठाए, उसमें इंजेक्शन के थ्रू चाशनी को इंट्रोड्यूस करे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करता है, वो बाहर की चाशनी को निकालता है और उसकी जगह पर दूसरी चाशनी डाल देता है, या फिर उसमें पानी मिला देता है, या उसमें स्वीटनर मिला देता है। परंतु जो भी वो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंटरनली डायरेक्ट गुलाब जामुन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो उसके पास में तो थाल एक खुला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो डायरेक्टली चाशनी को डाल सकता है, परंतु हमारी बॉडी की एक एक सेल को सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है। हम जो भी वैल्यू असेस करते हैं वो भी इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट की करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या चल रहा है ये हमें सिंपली पता नहीं लग सकता। तो जो भी सीरम वैल्यू होती है या ब्लड वैल्यू होती है वो वास्तव में रिफ्लेक्शन होता है कि सेल के अंदर क्या चल रहा होगा, परंतु एग्जैक्टली हमें ये तभी पता लगेगा जब सेल डिस्टरबेंस करेगी और हमें कुछ मॉर्बिडिटी लाइक कंडीशंस अराइज होंगी। हमारी बॉडी को ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्लिनिकली तब पड़ती है जब बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी के अंदर नेचुरली भी ये प्रोसेस है कि इसमें से बहुत सारा फ्लूइड लॉस भी होता है, बहुत सारा फ्लूइड गेन भी होता है। कितना फ्लूइड बॉडी डेली लॉस करती है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, किस तरीके से बॉडी फ्लूइड गेन करती है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो कॉन्स्टेंटली एक ही एवरेज में होना चाहिए। यदि सेल के अंदर फ्लूइड एक्सेस हो गया तो भी प्रॉब्लम है, सेल के अंदर फ्लूइड कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है और सेल के अंदर भरे हुए फ्लूइड की जो नेचर है, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको एक जैसा बनाए रखती है। इसके लिए चाहे इसको फ्लूइड लॉस करना पड़े चाहे फ्लूइड गेन करना पड़े। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अब हम देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कैसे करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड लॉस की। इस पार्ट में से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं नर्सिंग लेवल एग्जाम्स में या फिर दूसरे एग्जाम्स। दो टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है फ्लूइड लॉस के संबंध में, इनसेंसिबल लॉस एंड सेंसिबल लॉस। नाउ व्हाट इज इनसेंसिबल लॉस? इनसेंसिबल लॉस का मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्लूइड लॉस जो फ्लूइड निकल तो रहा है हमारी बॉडी से पर हमें पता नहीं लग रहा है। क्यों पता नहीं लग रहा है? क्योंकि जो लॉस का जो परसेंटेज है वो इतना कम है जिसको आपके सेंस ऑर्गन्स परसीव नहीं कर पा रहे। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आती है स्किन। स्किन से दो प्रोसेस के थ्रू फ्लूइड लॉस होता है। सबसे पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारी स्किन से कैसे होता है इसको आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप यदि एक टॉवल को पूरी तरीके से गीला करके अपने छत के ऊपर धूप में सुखा दें तो 2 या 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हमारी बॉडी है, हमारी स्किन है, वो लगातार कांटेक्ट में आ रही है, धूप के भी कांटेक्ट में आ रही है, सर्दी के भी कांटेक्ट में आ रही है, पर हमारी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होती, क्योंकि लगातार इंटरनली जो पानी है वो स्किन को वेट बनाए रखता है और इस प्रोसेस में पानी इवेपोरेट भी होता है। तो लगातार हमारी स्किन को वेट बनाए रखने के लिए, गीला बनाए रखने के लिए, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में से स्किन के थ्रू पानी लॉस होता रहता है और पूरे दिन में हम करीब 350 से 400 ml या 350 to 400 ml पानी को सिर्फ इस प्रोसेस के थ्रू लॉस कर देते हैं, पर हमें कभी पता नहीं लगता। हमें लगता है कि हमारी स्किन जैसे सुबह थी वैसे ही शाम को है। वास्तव में पूरे दिन में स्किन को एक जैसा बनाए रखने के लिए, उसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारा करीब 400 ml पानी लॉस हो जाता है, पर क्योंकि इसका हमें पता नहीं लगता इसलिए ये इनसेंसिबल वाटर लॉस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में स्किन के ही थ्रू दूसरा प्रोसेस होता है वाटर लॉस का, पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन को आप सीधे तौर पर पसीना आना समझ सकते हैं। गर्मियों में ये जो पर्सपिरेशन है ये सेंसिबल वाटर लॉस होता है, क्योंकि आपको पसीना विजिबल होता है, आपको स्वेटिंग दिखती है कि हो रही है गर्मी की वजह से। सर्दियों में भी कुछ हद तक स्वेटिंग होती है, परंतु हमें पता नहीं लगता है क्योंकि एनवायरमेंटल टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो पर्सपिरेशन है उसकी रेट बहुत कम हो जाती है। पर जब ऑन एवरेज हम निकाल के देखेंगे तो पर्सपिरेशन भी लगभग 100 ml के आसपास होता ही है।
तो इससे जब दोनों प्रोसेस डिफ्यूज़न और पर्सपीरेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 500 ml पानी है, यानी कि लगभग आधा लीटर पानी रोजाना हमारा बॉडी लॉस कर देती है। इसके बाद में दूसरा जो सोर्स ऑफ वाटर लॉस है वो है लंग्स। लंग्स में से जैसे ही हम एक्सपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, आप देखते होंगे आप चश्मे को साफ करने के लिए आपके मुंह से हवा निकालते हैं और उसके साथ में कुछ भाप भी बाहर निकलती है, आपका चश्मे का जो फ्रेम है वो गीला हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि हर मिनट आप सांस ले रहे हैं और हर मिनट में हर एक सांस के साथ में आपका जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी लगभग 350 से 400 ml पानी हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है, परंतु क्योंकि इसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमें पता नहीं लगता, इसी वजह से ये भी इनसेंसिबल वाटर लॉस की कैटेगरी में आती है। तीसरा जो सोर्स है वाटर लॉस का वो है हमारे स्टूल्स एंड फेसिस। जब हम मोशन पास करते हैं तो डेफिनेटली स्टूल्स के साथ में भी कुछ पानी निकलता है। ये उस हद तक इनसेंसिबल है जब तक आपका नॉर्मल मोशन पास हो रहा है। इन केस ऑफ डायरिया, इन केस ऑफ डिसेंट्री, इन केस ऑफ एनी प्रोसेस जिसमें इंटेस्टाइन्स एक्सेसिव वाटर लूज कर रही हैं, आपको पता लगेगा। और कई बार इस स्थिति की वजह से जो इंडिविजुअल हैं या पेशेंट हैं वो डिहाइड्रेशन की स्टेट में भी आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100 to 200 ml वाटर डेली हम स्टूल्स के साथ भी पास करते हैं। जो लास्ट सोर्स ऑफ वाटर लॉस है और मेजर सोर्स ऑफ वाटर लॉस है वो है किडनी। किडनी के थ्रू हम ऑन एवरेज करीब 1.5 से 2 लीटर पानी डेली हमारी बॉडी के बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब हम यूरिन आउटपुट करते हैं तो उस टाइम पर हमें दिखता है कि कितना पानी हमारे बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से किडनी के थ्रू जो भी वाटर लॉस होता है दैट इज़ एब्सोल्युटली सेंसिबल वाटर लॉस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम सेंसिबल वाटर लॉस कहाँ से होता है, मैक्सिमम इनसेंसिबल वाटर लॉस कहाँ से होता है। तो सेंसिबल वाटर लॉस मैक्सिमम होता है आपका किडनी के थ्रू और इनसेंसिबल वाटर लॉस मैक्सिमम होता है आपकी स्किन के थ्रू। इनको यदि हम कैलकुलेट करके टोटल करें तो 24 आवर्स में लगभग 2400 ml से लेके 2500 ml तक वाटर लॉस होता है। ये यदि डेली हमारी बॉडी से 2.5 लीटर के आसपास यदि पानी निकलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी ही नहीं बचेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। जितना पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उतना ही पानी बॉडी रीगेन भी करती है और अल्टीमेटली जो वाटर लॉस है वो वाटर गेन के साथ में कंपनसेट हो जाता है। इसका नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लूइड गेन। किस तरीके से हमारी बॉडी फ्लूइड गेन करती है या फिर वाटर को कंजर्व करती है। तो सीधे तौर पर हम जैसे ही हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी हम मिनिमम पीते हैं। एवरेज आप लगभग 1.5 लीटर पानी को, जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल है वो लगभग 1.5 लीटर पानी एक दिन में पीता है। इसके अलावा हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो चपाती हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो करी हो, इसको कंसोलिडेट हम करें तो करीब 700 से 750 ml के आसपास हम पानी फूड के थ्रू खाते हैं। एक तीसरा प्रोसेस होता है फ्लूइड गेन का जो कि बड़ा मजेदार है। इसको हम कहते हैं वाटर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड? इसको सिंपली इस तरीके से समझा जा सकता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह काम कर रही है, एक एयर कंडीशनर की तरह काम कर रही है। आपने देखा होगा जब एयर कंडीशनर चलता है तो उसमें हम कोई पानी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, परंतु जब मशीन चलती है तो पूरे दिन में एयर कंडीशनर बहुत सारा पानी निकालता है। ये पानी कहाँ से आया? वास्तव में ये एनर्जी कंजप्शन का रिजल्ट है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस काम करते हैं। इसकी वजह से अल्टीमेटली हमें कुछ वाटर गेन होता है। तो ये जो वाटर गेन है, आप जितनी भी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, एवरेज जो भी खाना खा रहे हैं उससे करीब 250 से 300 ml पानी हमारा रोजाना बॉडी के अंदर सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनता है और बॉडी इसको ऑटोमेटिकली कंज्यूम भी कर लेती है, इसको वेस्ट नहीं करती है। करीब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि करीब 100 कैलोरीज के मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कम से कम 10 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग प्रोसेस हो गए जिनके थ्रू बॉडी फ्लूइड गेन करती है। सबसे पहला ओरल लिक्विड के थ्रू, दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसके साथ में जो पानी जाता है,
और तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के थ्रू। इन 3 प्रोसेस के थ्रू नियर अबाउट 2400 ml से 2500 ml के आसपास हमारी बॉडी रोजाना वाटर गेन करती है। तो आप देखेंगे कि दोनों को यदि आप फ्लूइड लॉस और फ्लूइड गेन दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि फ्लूइड लॉस और फ्लूइड गेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वली होता है, जिससे कि हमारी बॉडी है वो कांस्टेंट स्टेट में रहती है और कभी भी ना तो डिहाइड्रेशन में जाती है ना ओवरहाइड्रेशन में जाती है। यदि ये फ्लूइड लॉस एक्सीड कर जाए तो क्या होगा? तो यदि आपकी बॉडी 10% फ्लूइड लॉस करती है, यानी कि 60% में से 10% पानी यदि चला जाए तो इट इज़ वेरी वेरी सीरियस। ऐसा ही कुछ आपको गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है। कई लोग हैं वो चलते चलते चक्कर खा के गिर जाते हैं, क्योंकि उनको इतना पर्सपिरेशन होता है, इतना ज़्यादा वाटर लॉस होता है, वो फॉल डाउन हो जाते हैं एंड फाइनली दे विल गेट अप आफ्टर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अलावा लॉस ऑफ 20% फ्लूइड इन एडल्ट इज रियली सीरियस, आदमी की जान जा सकती है। इसके लिए अब नॉर्मली बहुत सारी मेडिकल सर्जिकल के अंदर कंडीशंस आती हैं जिसमें फ्लूइड लॉस इज ए सीरियस कंसर्न या फिर फ्लूइड गेन इज आल्सो ए सीरियस कंसर्न। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कितना पानी पीना है या कितना पानी अवॉइड करना है? तो सिर्फ किडनी की डिसऑर्डर्स को यदि छोड़ दिया जाए, कोई भी पेशेंट यदि किडनी के या रीनल डिसफंक्शंस के साथ में सफ़र कर रहा है तो फिर फ्लूइड कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी यदि एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइज पेशेंट है या एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, उसके लिए डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल प्रोसेस है। उसको अपना यूरिन आउटपुट काउंट करना है, कितना अप्रॉक्सीमेटली यूरिन आउटपुट हुआ, उसके साथ में 700 ml पानी को जोड़ लेना है। इस फॉर्मूले को आप क्लिनिकली भी अप्लाई कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पार्ट में से क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनको आप जब रिव्यू करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसके बाद में तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न आता है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में या फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में। इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या ज़रूरत पड़ती है? क्यों इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है पानी को? किस वजह से इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जो इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट है, सेल के अंदर भरा हुआ पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है तो आदमी की सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, या तो सेल डिस्फंक्शन की स्टेट में आएगी और या फिर सेल की डेथ हो जाएगी। यदि ये 1 या 2 सेल के साथ हो रहा है तो ठीक है, पर यदि ये मल्टीपल सेल्स के साथ में हो रहा है तो इसके इफेक्ट्स आपको बॉडी के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए इस वाटर एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है? तो जैसा कि हमें पता है कि सेल के अंदर भरे हुए पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। तो सेल के अंदर भरे हुए पानी की वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस चल रहा है? तो सबसे पहले आता है सेल के अंदर भरा हुआ पानी का वॉल्यूम। सबसे पहला फैक्टर है वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट। जितना सेल के अंदर पानी भरा हुआ है एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट हमेशा सेल के अंदर पानी का रहना चाहिए। यदि वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो सेल डिस्फंक्शन में आ जाएगी, क्योंकि उसके साथ में उसके कंस्टिट्यूएंट्स भी चेंजेस होते हैं। तो यदि सेल के अंदर पानी कम हो गया तो इस स्टेट को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। यदि सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो इस स्टेट को हम बोलेंगे ओवरहाइड्रेशन। तो बॉडी नेचुरली पहला जो प्रोसेस करती है, ये जो नीड है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है सेल के अंदर भरे हुए वाटर की वॉल्यूम को मेंटेन करना। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वाटर का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मतलब है कि इसके अंदर कितने कंस्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं। इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर फैट भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी है, इसके अंदर दूसरे लाइफ प्रोसेसिंग सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जब इस पानी के अंदर घुलते हैं तो घुलने के बाद में इस पानी की एक कंसंट्रेशन, फिक्स कंसंट्रेशन बनाते हैं, जिसको हम गाढ़ापन या पतलापन भी बोल देते हैं, लिक्विडिटी भी बोल देते हैं। तो ये कंसंट्रेशन यदि डिस्टर्ब होती है सेल के अंदर, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
परंतु हम सिर्फ क्योंकि ब्लड के अंदर चेक कर सकते हैं, इसीलिए हम सिर्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि यदि ब्लड के अंदर कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है तो सेल के अंदर भी कुछ डिस्टरबेंस चल रहा होगा। बाकी एग्जैक्टली सेल के अंदर क्या चल रहा है इसका पता करने का हमारे पास में क्लिनिकली कोई फॉर्मूला नहीं है। पर क्योंकि अभी हम थियोरेटिकल बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा फैक्टर होता है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड। सेल के अंदर यदि कंसंट्रेशन चेंजेस होते हैं तो भी सेल डिस्फंक्शन में आ जाएगी। इसके बाद में तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ वाटर का, दैट इज प्रेशर इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। जहां पर भी पानी भरा रहता है, चाहे वो आइडियल स्टेट में है, परंतु वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। सेल के अंदर भी पानी में मूवमेंट है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में भी एक मूवमेंट है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में भी पानी का मूवमेंट है, इसको हम ब्लड प्रेशर भी बोल देते हैं। तो आप इसको ब्लड प्रेशर के एग्जाम्पल से तो समझ ही सकते हैं कि किसी भी पेशेंट का यदि बीपी फ्लक्चुएट होता है तो उसको तुरंत ही मॉर्बिडिटी दिखाई देती है, उसकी जो हेल्थ है वो अनस्टेबल हो जाती है एंड सडनली ही विल गो टू डॉक्टर। तो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि पानी के प्रेशर में चेंजेस आ गए। अब ये प्रेशर में चेंजेस कहीं पर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में भी हो सकता है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में भी हो सकता है और कैविटीज के अंदर भरे हुए फ्लूइड में भी ये हो सकता है। आपने देखा होगा कि यदि क्रेनियम के अंदर या फिर सिर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, इसके अंदर यदि प्रेशर में चेंजेस आते हैं तो सीरियस क्लिनिकल कंडीशंस अराइज होती हैं जिसको हम इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बोलते हैं। यदि आपके चेस्ट में या थोरेसिक कैविटी में भरे हुए पानी के अंदर या प्लूरल फ्लूइड के प्रेशर में कोई चेंजेस आते हैं तो भी सीरियस क्लिनिकल कंडीशंस अराइज होती हैं जिसको हम न्यूमोथोरेक्स कैटेगरी में पढ़ते हैं। भी कंपार्टमेंट में यदि कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है तो उसका प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ये प्रेशर में कोई भी डिस्टरबेंस आएगा तो बॉडी में डिसफंक्शंस अराइज होंगे। इन तीन मेजर एस्पेक्ट्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला वाटर का वॉल्यूम, दूसरे नंबर पर वाटर का कंसंट्रेशन और तीसरे नंबर पर वाटर का प्रेशर। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। इन तीन पॉइंट्स की वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। बॉडी नेचुरली इन तीनों चीज़ों को मैनेज करती है, परंतु यदि क्लिनिकल कंडीशंस अराइज होती हैं तो इन तीन में से एक चीज़ डिस्टर्ब होती है और उसको करेक्ट करने के लिए फिर हमें क्लिनिकल मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो चाहे सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब तो आपको पता ही है कि पानी किस तरीके से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेगा, चाहे वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जाए, चाहे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में जाए या फिर रिवर्ट बैक हो जाए। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे नंबर पर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी के घरों के छतों पर पानी की टंकियाँ रखी हुई रहती हैं। इन पानी की टंकियों में पानी डालने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जब आप टैप वाटर लेना चाहें तो इमीडिएटली आप टैप को ओपन करें और आपकी किचन में, आपके बाथरूम में, सभी जगह पर पानी आ जाए। इन टैंक्स के अंदर पानी को भरने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप वाटर को ग्राउंड फ्लोर पर किसी टैंक में कंजर्व करते हैं और फिर उसके बाद में इसको यदि आपको टॉप फ्लोर पर लेके जाना है इस पानी को, तो आपके पास में दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप मैन्युअली बाल्टी भरेंगे और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे। दूसरा तरीका, आप एक पावर मोटर इंस्टॉल करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे और वो पानी को ऊपर फेंकेगा। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर यदि आप बाल्टी से पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। यदि आप मोटर के थ्रू पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। यदि आपको फोर्सफुली ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में यदि पानी को ऊपर लेके जाना है तो उसमें आपको एनर्जी कंजप्शन करना पड़ेगा, चाहे वो मैनुअल करें चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करें, कोई भी एनर्जी कंज्यूम करें। तो जब फ्लो के अगेंस्ट में आप पानी को या किसी भी चीज़ को
दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। यदि आपको किसी रॉकेट को लॉन्च करना है स्पेस के अंदर तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। यदि प्लेन से आपको ऊपर से नीचे कूदना है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। यदि आप किसी भी प्रोसेस में एनर्जी को, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यदि आपकी एनर्जी खर्च हो रही है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें हम जो वाटर है उसको फ्लो के अगेंस्ट फोर्सफुली इंस्टॉल करते हैं दूसरी जगह पर, इसीलिए इसको हम अप हिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक बार यदि आपका पानी टॉप फ्लोर की टैंक में चढ़ गया तो उसके बाद में आप नीचे अपने फ्लोर पर या अपने फ्लैट पर जब वाटर टैप को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके लिए आपको किसी मोटर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्लो है उसी डायरेक्शंस में हम पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको फ्लो होने दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई एनर्जी कंजप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना तो आपको बाल्टी से ऊपर से नीचे पानी लाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी मोटर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई, इसी वजह से इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट या डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अब इसको हम बॉडी से कोरिलेट करके देखते हैं। हमारी बॉडी में पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा काम करता है, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट तभी काम करता है जब हमारी बॉडी को कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको किसी चीज़ को उठाना है या अपनी सिंपली आपकी बॉडी को मूव भी करना है तो उसमें आपका एनर्जी कंजप्शन होगा। इस मूवमेंट में यदि कोई वाटर एक्सचेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि यदि आप स्लीपिंग स्टेट में हैं, आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही है, तो इसमें हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। इसी वजह से सोने के बाद में आप रिलैक्स होते हैं, आपको थकान नहीं होती है। परंतु यदि आप कोई वर्कआउट करते हैं तो आपको थकान होती है, क्योंकि उसमें आपका एनर्जी कंज्यूम होता है। सिमिलरली पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेड पार्टिकल्स में भी चलता है, लाइव पार्टिकल्स में भी चलता है। आप यदि किसी वेजिटेटिव फॉर्म वाले आदमी को, यानी कि किसी आदमी को यदि कोमा है और महीनों से वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, परंतु उसकी जो बॉडी है वो डिसैचुरेट नहीं हो रही है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस इज रनिंग, लाइफ का प्रोसेस है वो चालू है। और ये सारी चीज़ें किस लिए पॉसिबल हैं? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये निर्जीव चीज़ें हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलता है। हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही आज डिस्कस करेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो बेसिक डिफरेंस हमने देखा वो ये है। सबसे पहला डिफरेंस, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एनर्जी होती है जिसको हम एटीपी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो इसी वजह से हम ये भी कह देते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अलावा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो फ्लो के साथ में काम करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो फ्लो के अगेंस्ट में काम करता है। इसके बाद में पैसिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। क्या क्या आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में? सबसे पहले आता है डिफ्यूज़न, दूसरे नंबर पर आता है ऑस्मोसिस, तीसरे नंबर पर आता है फिल्ट्रेशन या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखिए, जो सेल है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसने चारों तरफ से पूरी सेल को कवर किए हुए है, ये सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद हैं या होल्स हैं। ये होल्स बाहर भरे हुए पानी को अंदर आना अलाउ करते हैं, अंदर भरे हुए पानी को बाहर जाना अलाउ करते हैं। ये ही सेम प्रोसेस है ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स के साथ में भी है। ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स बाहर आना भी अलाउ करती हैं मॉलिक्यूल्स और वाटर को, और अंदर आना भी अलाउ करती हैं। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, इसमें से कुछ पार्टिकल्स तो इधर आ सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स इधर नहीं आ सकते। इसका मतलब जो होल्स से बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस मेम्ब्रेन को,
ये दिस इज सिमिलर टू ए फिल्टर। जैसे आप चाय की छलनी में जब चाय को छानते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो चाय के साथ में नीचे आ जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कब पॉसिबल होता है, जब कोई भी जो लेयर है या मेम्ब्रेन है वो उसकी परमिएबिलिटी 100% अनपरमिएबल नहीं हो। इसका मतलब क्या है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या पानी या वाटर इस पार्ट से इस पार्ट में जा सकता है, इस पार्ट से इस पार्ट में जा सकता है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं या जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरी लेवल पर, वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स और सेल्यूलर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होगी, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होगी। परंतु इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल क्योंकि एक लाइफ प्रोसेस है और इसके अंदर दिमाग भी होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ये सोच सकती है अपने हिसाब से। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो इसलिए सेल्यूलर मेम्ब्रेन ना केवल सेमी परमिएबल होती है, ये अलाउ तो करती है कई कई चीज़ों को आना या अंदर घुसना या बाहर निकलना, परंतु साथ के साथ में क्योंकि इसके अंदर कुछ दिमाग भी है, इस वजह से ये हर एक पार्टिकल को अलाउ नहीं करती है अंदर आने के लिए। कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल का साइज भले ही छोटा हो, वो अंदर भी घुस सकता है होल्स के थ्रू, परंतु यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं चाहती तो उस पार्टिकल को अंदर घुसने नहीं देगी। सेल मेम्ब्रेन की इसी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि सिलेक्ट करती है कि किस पार्टिकल को अंदर जाना है, किस पार्टिकल को बाहर जाना है, इसको हम सेमी परमिएबल के साथ साथ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। यहाँ पर वो सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल का डिफरेंस ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब हम इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वास्तव में किस तरीके से काम करता है। हम दो लेवल पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरीके से एक लाइन के थ्रू समझ सकते हैं। इसके इस साइड में भी पानी भरा हुआ है और इसके दूसरे साइड में भी पानी भरा हुआ है। बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों साइड्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी हैं, इस साइड में भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब पॉइंट ये है कि यदि इस साइड भरे हुए पानी और इस साइड भरे हुए पानी के पार्टिकल्स और पानी का अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम यदि बराबर है दोनों साइड में, तो फिर इधर भी उतना ही पानी रहेगा, उतना ही कंसंट्रेशन रहेगा, इधर भी उतना ही पानी रहेगा, उतना ही कंसंट्रेशन रहेगा। यदि एक साइड में पार्टिकल्स कम हो गए या फिर पानी कम हो गया तो फिर ये मिसबैलेंस हो गया फिर दोनों साइड में। तो ऐसी स्थिति में जो फ्लूइड है वो या तो वो मूव करेगा दूसरी साइड में कंपनसेट करने के लिए, और या फिर पार्टिकल्स मूव करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन में मान लीजिए इधर पार्टिकल्स कम हैं, इधर पार्टिकल्स ज्यादा हैं। अब डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, पानी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे जिससे कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों साइड में इक्वल हो जाए। यदि मान लीजिए इस साइड में ज्यादा पार्टिकल हैं, इस साइड में कम पार्टिकल हैं, तो ज्यादा पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल यदि दूसरी साइड में चले जाएं तो दोनों साइड में कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाएगा, गाढ़ापन एक जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए यदि पार्टिकल्स कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड में मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया, क्योंकि इधर पार्टिकल ज्यादा हैं, इधर पार्टिकल कम है, इधर से इधर जाएंगे तो बराबर होगा कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें इसको और टेक्निकली करते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स का मतलब घुला हुआ पार्ट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड एरिया to low concentrated area through a semi permeable membrane is called diffusion। इसमें समझने वाली बात यह है कि डिफ्यूजन में हमेशा पार्टिकल्स मूव करते हैं, पानी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यदि मान लीजिए ब्लड वेसल्स में लंग्स के थ्रू यदि इस ब्लड में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आए हैं तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को सेल तक पहुंचना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले वो ब्लड से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जाएगा ऑक्सीजन का पार्टिकल, और फिर यहाँ से सेल के अंदर जाएगा
और तब जाके वो ऑक्सीजन का पार्टिकल है या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो यूटिलाइज होगा। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल मूव हुआ, पानी के मूव होने से काम नहीं चलेगा, मॉलिक्यूल मूव हुआ। और ये मॉलिक्यूल कब मूव होगा? जब इधर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इधर का कम होगा, इधर का ज़्यादा होगा और इधर का कम होगा। कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूज़न के अंदर हमेशा पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट्स ही मूव करते हैं। और सॉल्यूट्स के या फिर पार्टिकल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स से बनी हुई हैं, हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी मॉलिक्यूल्स ही हैं, हमारे ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑल न्यूट्रिशंस ये भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो यदि मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट होना है एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो हमेशा डिफ्यूज़न के थ्रू होंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में किस प्रोसेस के घुल रही है, तो दैट प्रोसेस इज डिफ्यूज़न। यदि सेल के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन शिफ्ट हो रहा है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, दैट इज थ्रू डिफ्यूज़न। यदि वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स के बाहर आ रहे हैं, ब्लड के अंदर आ रहे हैं, तो किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, दैट इज आल्सो थ्रू डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, डिफ्यूज़न हमेशा हाई कंसंट्रेटेड एरिया टू लो कंसंट्रेटेड एरिया होता है। डिफ्यूज़न में हमेशा पार्टिकल्स मूव करते हैं, वाटर मूव नहीं करता है। और डिफ्यूज़न के अंदर दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ये प्रोसेस चलता है। जब तक दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएंगी तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, दैट इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जो होल्स हैं वो इतने बड़े हैं जिससे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो पाएं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जो होल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि पार्टिकल्स इन होल्स में होकर और ट्रांसफर नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स को मैनेज करने के लिए दूसरा प्रोसेस काम करता है, दैट इज ऑस्मोसिस। तो यदि इधर से पार्टिकल इधर जाके और इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते तो एक और काम हो सकता है, क्योंकि इधर पानी ज़्यादा है दूसरी साइड में, इधर का पानी यदि इधर आ जाए का जो वाटर परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा और दोनों साइड में जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या हुआ, यदि आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझना है तो इट इज सिंपली मूवमेंट ऑफ वाटर। इसके अंदर सिर्फ वाटर मूव करता है और पार्टिकल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस प्रोसेस में हम टेक्निकल डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से एक और मिलता जुलता वर्ड निकल के आता है सामने, ऑस्मोलैलिटी। तो ऑस्मोलैलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे ये बहुत क्लियर हो जाएगी हमारे डे टू डे लाइफ में। यदि आपको दाल की कोई रेसिपी खानी है तो इसके लिए आप दाल को रात भर भिगो के रखते हैं और आप देखते हैं कि पल्सेस हैं वो बहुत टाइट होती हैं, परंतु रात भर जब आप उनको पानी में रखेंगे तो वो फूल जाएंगी। वो फूल किस वजह से गई, क्या हुआ ऐसा? जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था दाल का उसके अंदर एग्जैक्टली पानी ने मूवमेंट किया। दैट प्रोसेस वाज ऑस्मोसिस। तो जब भी ऑस्मोसिस होता है तो हमेशा वाटर मूव करता है। कब करता है? लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का मूवमेंट होता है। इसको उल्टा करके समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की पानी को सोखने की जो कैपेसिटी होती है या पानी को एब्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम ऑस्मोसिस या ऑस्मोलैलिटी भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि यदि आप लकड़ी को पानी के अंदर डालेंगे तो कुछ समय के बाद में लकड़ी भी फूल जाएगी। वो किस वजह से फूल जाएगी? क्योंकि उसने पानी को सोख लिया। तो इसी तरीके से जो लकड़ी है उसकी ऑस्मोलैलिटी फिक्स हो गई कि ये इतने ही पानी को एक टाइम में सोख सकती है। परंतु उसी के ही पैरेलल यदि आप रुई को या कपड़े को डालेंगे पानी में तो वो बहुत जल्दी से सोख लेगा पानी को, क्योंकि उसकी ऑस्मोलैलिटी उससे भी लकड़ी से भी ज़्यादा हो गई। इसके अपोजिट यदि आप किसी लोहे की रॉड को पानी के अंदर डालेंगे तो लोहे की रॉड है वो बिल्कुल भी पानी को नहीं सोख पाएगी, चाहे आप उसको सालों तक उसमें डाल के रखें। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ऑस्मोलैलिटी बिल्कुल कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की ऑस्मोलैलिटी
बहुत हाई होती है। इन दोनों में भी एक डिफरेंस है। यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी ऑस्मोलैलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी ऑस्मोलैलिटीज हमेशा नेगेटिव होती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। कि जिस चीज़ को भी जलाने से, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिक डिफरेंस होता है कार्बन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं है। तो ये पता कैसे लगेगा कि कार्बन है या नहीं है? तो किसी भी चीज़ को यदि आप बर्न करते हैं, फायर में डालते हैं, जलाते हैं, और उसके बाद यदि राख बनती है या कोयला बनता है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आती हैं। यदि किसी भी चीज़ को जलाने के बाद में वो उससे रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट राख नहीं बनती और वो मेल्ट हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल, यदि आप लकड़ी को जलाएंगे तो उसकी राख बन जाएगी, यदि आप कपड़े को जलाएंगे उसकी राख बन जाएगी, आप खाने को जलाएंगे तो भी उसकी राख बन जाएगी। परंतु यदि आप लोहे को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जलेगा नहीं, राख नहीं बनेगी, वो मेल्ट हो जाएगा, वो गल जाएगा। इसका मतलब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा जलने के बाद में राख प्रोड्यूस करते हैं। तो आप ये भी देखते हैं कि लकड़ी या कपड़े को यदि आप पानी में डालेंगे तो वो पानी को बहुत जल्दी से सोख लेंगे, परंतु लोहा नहीं सोखता है, प्लास्टिक भी नहीं सोखती है, ठीक है, कॉपर भी नहीं सोखता है, चांदी भी नहीं सोखता है, कोई भी नहीं सोखता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी पानी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। इसका मतलब उसमें ऑस्मोलैलिटी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑस्मोलैलिटी वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट की क्या है। तो ये हुआ ऑस्मोसिस के बारे में और ऑस्मोलैलिटी के बारे में। ऑस्मोलैलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन एट डिफरेंट लेवल। इसके बाद में तीसरा जो फैक्टर आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसके रिजल्ट में जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? तो हाइड्रो जिस वर्ड के भी प्रीफिक्स लगता है या फिर शुरू में आता है, इसका मतलब हमेशा होता है पानी। हाइड्रो का मतलब पानी, स्टैसिस का मतलब होता है रुकना, किसी भी प्रोसेस का रुकना। तो यदि हम वाटर के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वाटर भी फोर्स लगाता है, काउंटर फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स है इसी को ही हम बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो जितनी ऊंचाई से आप जंप करते हैं पानी के ऊपर, पानी को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से जो पानी है वो आपको वापस फेंकता है। तो इसीलिए जब आप जंप करते हो तो एक बार बाहर निकल के ऊपर भी आते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यदि आप चाय को छान रहे हैं फिल्टर के थ्रू, छलनी के थ्रू, तो एक स्टेज आती है कि चाय की पत्तियां पूरे के पूरे फिल्टर को ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक करने के बाद में भी यदि आपको चाय को वापस छानना है तो आप इसको, जो फ्लो है उसको थोड़ा ऊपर करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, फ्लो के प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो चाय है वो फिल्टर होने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बिना फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर सकती, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन दोनों को ही कोरिलेट करके समझा जा सकता है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी ये तीनों प्रेशर्स, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तीनों कंबाइंडली काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ वाटर का इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, ये काम करता है। तो इसको समझने के लिए हम सिंपली यहाँ पर फिर से इसी फोटो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है जो कि कैरी कर रही है सारी चीज़ों को ब्लड के थ्रू। ये गैसेस को भी यहाँ पर लेके आ रही है, ये न्यूट्रिशन को भी यहाँ पर लेके आ रही है, ऑक्सीजन को भी यहाँ पर लेके आ रही है, हार्मोन्स को भी लेके आ रही है। सारी चीज़ों को जो ब्लड है वो सेल्स के पास लेके आ रहा है। ये जो ब्लड वेसल है ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, इसको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी ही एक ऐसा लेवल है जहां पर कि एक्सचेंज का प्रोसेस काम करता है। जब आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm of Hg, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 120/80 mm of Hg कहाँ का प्रेशर है? ये प्रेशर है लार्जर ब्लड वेसल्स का।
इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में जो पानी आ रहा है टैप वाटर के थ्रू, वो कहाँ से आ रहा है? एक वाटर पंप से आ रहा है। पर जो वाटर पंप है, वहाँ पर जब इस पानी को बड़े बड़े पंप्स के थ्रू फोर्स किया गया, उस टाइम पर वहाँ पर इसका प्रेशर बहुत तेज, फिर ये आपकी मेन रोड में आया, फिर ये आपकी गली में आया, फिर उसके बाद में और फर्दर डिविजन्स के थ्रू ये आपके घर में घुसा। तो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर इतना कम होता गया कि यदि आपको थर्ड फ्लोर पर पानी को चढ़ाना है तो अल्टीमेटली आपको एक एडिशनल पंप की जरूरत पड़ती है। तो ये जो 120/80 mm ऑफ Hg जो आपका प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, ये लार्जर ब्लड वेसल्स या लार्जर आर्टरीज का है जो हार्ट से डायरेक्टली निकली हैं। इनको आपने मेजर कर लिया। जैसे जैसे ये फर्दर डिवीजन होता है ब्लड वेसल्स का और कैपिलरी लेवल तक ब्लड आता है, तो ये प्रेशर कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि इस जगह तक आते आते ये कैपिलरी का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर एक्सचेंज चालू होगा सेल्स के साथ में। इस जगह पर मान लीजिए ये प्रेशर 32 mm ऑफ Hg रह गया। 32 mm ऑफ Hg के फोर्स से ये जो ब्लड है ये यहाँ से, या फिर ये जो वाटर है ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अब ये क्रॉस करने के दौरान इन ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर भी फोर्स कर रहा है ये प्रेशर। यहाँ पर फोर्स कर रहा है का मतलब, ब्लड प्रेशर का मतलब ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, क्योंकि ब्लड भी एक तरीके का लिक्विड ही है। तो इसके मूवमेंट की वजह से इसको रोकने का काम ये वॉल्स कर रही हैं, तो ये वॉल्स के अगेंस्ट में भी प्रेशर मार रहा है। और इसके रिजल्ट में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वॉल्स पर क्योंकि प्रेशर डाल रहा है, और वॉल्स जैसा कि हमने पढ़ा है ये सेमी परमिएबल है, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि कुछ कुछ पानी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, या जो ब्लड है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसमें डिफ्यूज़न का भी प्रोसेस होगा, इसमें ऑस्मोसिस का भी प्रोसेस होगा। डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू तो मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू भी ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा पानी। तो कहने का मतलब 32 mm ऑफ Hg की स्पीड से यहाँ पर ब्लड आता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिवली काम करता है, और 32 mm ऑफ Hg के फोर्स से ये जो प्रेशर है ये इस ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है। इसके बाद में ब्लड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती हैं, यानी कि पानी को वापस खींचने की कैपेसिटी प्रोड्यूस करती हैं। ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगेंस्ट कम्स अंडर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि मैक्सिमम ऑस्मोलैलिटी होती है, इस वजह से ये प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर मैक्सिमम ऑस्मोलैलिटी क्रिएट करती हैं। इसमें भी एल्ब्यूमिन सबसे आगे है। इसी वजह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि हाईएस्ट ऑस्मोलैलिटी किस प्लाज्मा प्रोटीन की है, या फिर एल्ब्यूमिन का क्या मेन फंक्शन है। जितनी एल्ब्यूमिन यहाँ पर है ये सारी की सारी एल्ब्यूमिन पानी को सोखने का काम करती है, तो ये बाहर से भी पानी को खींचने का काम कर रही है। ये जो ऑस्मोलैलिटी है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के नंबर्स फिक्स हैं ब्लड के अंदर, ये कम या ज़्यादा नहीं होते। कम या ज़्यादा हुआ तो आदमी बीमार हो जाएगा। तो क्योंकि ये नंबर फिक्स हैं, इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स रहता है हमेशा। परंतु क्योंकि जो ब्लड है वो कॉन्स्टेंटली ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसका प्रेशर लगातार रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 32 है mm ऑफ Hg है, तो हो सकता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 22 mm ऑफ Hg रह जाए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 32 mm ऑफ Hg है, और रिवर्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 22 mm ऑफ Hg है। यानी कि 32 की स्पीड से पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और 22 की स्पीड से वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो रिजल्टिंग जो नेट प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, तो हम 32 mm ऑफ Hg में से 22 mm ऑफ Hg माइनस करते हैं तो लगभग 10 mm ऑफ Hg जो प्रेशर है वो नेट प्रेशर बनता है, जिससे ये जो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ब्लड
आगे ट्रेवल करता है, इसका ये जो 32 mm ऑफ Hg का प्रेशर था ये और भी ज्यादा रिड्यूस होता चला जाता है। रिड्यूस होने के बाद में कितना रिड्यूस होगा, ये लगभग रिड्यूस हो गया, मान लीजिए 15 mm ऑफ Hg तक आ गया, आधा रह गया ये प्रेशर। यानी कि अब इस ब्लड का जो बाहर निकलने का जो फोर्स है वो तो आधा रह गया, परंतु जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यहाँ पर भी प्लाज्मा प्रोटीन्स उतनी ही हैं, इस जगह पर भी। इस वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वापस खींचने का प्रेशर है वो 22 ही है, जो यहाँ पर था वो ही यहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं कि कितना प्रेशर रहेगा। तो 15 माइनस 22 तो लगभग -7। ये जो माइनस है ये नेगेटिव प्रेशर को इंडिकेट करता है या रिवर्स प्रेशर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब 10 mm ऑफ Hg की स्पीड से तो यहाँ से यहाँ पर फ्लूइड शिफ्ट हुआ, सारे न्यूट्रिशन इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में गए और यहाँ से आगे पीछे सेल के अंदर चले जाएंगे। और इस जगह पर जितना भी यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट था वो 7 mm ऑफ Hg की स्पीड से वापस ब्लड के अंदर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट तक तो जो न्यूट्रिशन है वो शिफ्ट हुआ था, इसका मतलब ब्लड अभी तक साफ था, परंतु इस पॉइंट पर आके और इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई, इस वजह से जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। हम कैपिलरी के इस पॉइंट को हम बोल देंगे वेन्स और कैपिलरी का ये पॉइंट रहेगा आर्टरी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अमाउंट यहाँ से शिफ्ट इधर होता है और फिर नेगेटिव प्रेशर की वजह से कुछ अमाउंट वापस आ जाता है। इसका मतलब अल्टीमेटली जो वाटर और कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं और इसका मेन पर्पस होता है सेल के इंटरनल कंस्टिट्यूएंट्स में 3 चीज़ों को मैनेज करना। सेल के अंदर भरे हुए पानी की वॉल्यूम, सेल के अंदर भरे हुए पानी की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर या बाहर भरे हुए पानी के प्रेशर को मैनेज करना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम दूसरे वीडियोस के अंदर करेंगे। इसमें से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको इस वीडियो से या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको लगता है कि आपको और टॉपिक्स पर भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इस तरीके के वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम।